तो गाइस गुड इवनिंग। और आज का आपको बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ना है। यह डेरिवेशन जो है ना, आपको डायरेक्ट 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और यह डेरिवेशन क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, उसी का एक डेरिवेशन है। यानी कि डेरिवेशन करने के मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन होता है जो आपको 1 से 1.5 पढ़ने में होता है, जिसको आपको 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कितने में? 5 नंबर में। इसलिए मैं इसको डेरिवेशन ही कहा जाता है, शायद आपको पता हो। तो यह आपका डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन जिसमें आपको एक फिगर के माध्यम से एक पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, मैथमेटिक्स को टूल के माध्यम से, उसको डेरिवेशन कहते हैं। तो आज का आपका डेरिवेशन क्या है? आज का आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या है? चैप्टर 7 का यह मेरे दोस्त क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यह क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान होता है, उसके लिए एक व्यंजक तैयार कीजिए, उसके लिए एक इक्वेशन तैयार कीजिए, उसके लिए एक समीकरण को प्रूव करके बताइए इसका व्यंजक कैसे प्राप्त की जा सकते हैं। इसमें दो चीज को ध्यान में रखना है, मात्र दो फॉर्मूला याद रखना है। वो दो फॉर्मूला के माध्यम से इसको पूरा सॉल्व करेंगे। और अगर मैथ्स के नॉलेज अगर आपके पास है तो आसान हो जाएगा, नहीं है तो थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा। कैसे? आपको हम समझाते हैं, क्योंकि हम मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे, सिर्फ मैथ्स को समझाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको बात करिए तो यह क्वेश्चन आपके रहा, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। क्वेश्चन आपका यह रहा, और क्वेश्चन भी आपको यही पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए। तो हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण एक दिया जाता है, जिसको समीकरण एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। यह प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक सूत्र दिया जाता है। इस सूत्र को आपको पता होता है, क्योंकि यह सूत्र दिया गया है किसके? प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त की जाती है। किस समीकरण द्वारा? तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको जरूर याद रखना, इसी फॉर्मूला को याद रखना। एक ये आपका फॉर्मूला हुआ। दूसरा का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश आवेश में पढ़े, आवेश शिफ्ट, उसमें आपको एक पढ़ाया जाता है क्यू बराबर क्या पढ़ाया जाता है? आई टी। क्यू बराबर आई टी पढ़ाया जाता है। यह आपको आवेश में ही पढ़ाया जाता है। और विद्युत धारा का भी सूत्र होता है, आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। शायद आपने पढ़ा होगा क्यू अपॉन टी, यह विद्युत धारा का सूत्र होता है। विद्युत धारा का सूत्र आई बराबर क्यू अपॉन टी, जहां पे आई आपका विद्युत धारा, टी आप क्यू जहां पे आवेश, टी आपका समय होता है। यह दो फॉर्मूला याद रखना है, इसी दो फॉर्मूला पे व्यंजक को प्राप्त किया जाएगा। तो सबसे पहला आपको आता है, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। क्या लिखोगे? कि हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा निम्नलिखित समीकरण के अनुसार व्यक्त किया जाता है। तो क्या लिखोगे? आई बराबर आई नॉट साइन टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी। इसको ओमेगा पढ़िएगा मेरे दोस्त, आपको मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूं, इसको आप ओमेगा पढ़िए, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। चलिए, यह होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए व्यंजक, आई मीन सूत्र होता है। चल, अब देखो प्रत्यावर्ती धारा के लिए dt समय, यानी कि dt मतलब क्या होता है आप समझिए। यहाँ पे देखो, t मतलब होता है पूरा टाइम, t मतलब होता है पूरा टाइम पीरियड। मतलब समझिए, अगर t कि कोई समय की बात कर रहा है, बहुत ये समय को फिक्स नहीं कि कितना हो सकता है, 0 से लेकर अनंत तक हो सकता है। t बराबर समय दे दिया, समय आपका कितना फिक्स नहीं किया, फिक्स नहीं किया तो आने की ये फिक्स हो गया कि छोटा से लेकर बड़ा तक होगा। अगर आपको यही समय को अगर यहाँ पे आगे डी लगा दिया जाए, dt कर दिया जाए, तो इस समय के मतलब हुआ बहुत अल्पांश, मतलब बहुत कम समय होता है। जहां पे dt लग गया यानी कि बहुत कम समय। अगर हम dq लगा दें तो dq को मतलब बहुत कम आवेश की बात होता है। डी यहाँ पे देखिए, क्यू आवेश होता है, चार्ज होता है। अगर यहाँ पे आगे डी लगा देंगे तो बहुत कम, यानी कि डी मतलब डिफरेंशिएशन होता है, जिसको हम लोग अवकलन कहते हैं। ठीक है ना। तो किसी चीज को अगर अवकलन होता है तो वो बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। अगर यहाँ पर dt बहुत कम समय की बात हुआ, कम टाइम के लिए बात की जा रही है। ठीक है ना। समझिए, अगर इसी चीज ये है, अगर टी में दो चीज समझिए, अगर यही टी जो समय है, इसी समय को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए, इंटीग्रेशन लगा दिया जाए, जो सिंबल आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन का, यह इंटीग्रेशन लगा दिया जाए, यही dt, जो dt आपका जो अल्पांश है, ये बहुत छोटा है, dt है, यानी कि dt बहुत छोटा है, ये आपको छोटा है। इसी चीज को अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए, समाकलन कर दिया जाए, तो इसी का हम बहुत बड़ा हो जाता है, यह समय बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी कि dt था बहुत छोटा, t है तो छोटा से बड़ा पूरा है। लेकिन जैसे dt को अगर इंटीग्रेट कर दिए, छोटे चीज को अगर इंटीग्रेशन करेंगे,
उससे बहुत बड़ा पूरे को हम बात कर सकते हैं, यानी कि पूरा बहुत बड़ा समय की बात होती है। चलिए इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्यों इसको बताया है, देखिए अब कहा गया प्रत्यावर्ती धारा के लिए dt समय में प्रदान की गई आवेशों की मात्रा को दिया जाता है। देखिए आवेश बराबर सूत्र आपको एक दिया जाता है, Q बराबर IT। यह जो सूत्र निकलता है कहां से है, यह सूत्र निकलता है विद्युत धारा का एक सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन T। आपको विद्युत धारा जहां पे पढ़ाए थे उस समय बताए थे आपको कि I बराबर Q अपॉन T होता है, जहां पे I आपका क्या होता है, I आपका विद्युत धारा, Q आपका आवेश और T आपका समय होता है। अगर हम Q का यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे Q का फॉर्मूला निकालेंगे तो Q बराबर क्या होगा, IT हो जाएगा, हाँ या ना। इस Q बराबर क्या होगा, IT, यानी कि आवेश बराबर IT हो गया। अगर इसी चीज को अगर इसमें अल्प समय की बात करते हैं, अल्प समय यहाँ पे क्या ना हो, तो प्रत्यावर्ती धारा जो आपको सूत्र यहाँ पे दिया गया क्या हुआ, Q बराबर IT। जो यह सूत्र दिया गया, अगर इस सूत्र में अगर समय बहुत कम है, जब समय बहुत कम हो तो आवेशों की मात्रा भी बहुत कम होगा, हाँ या ना, कम होगा कि नहीं, लेकिन धारा तो उतना ही प्रवाहित होगा। तो ये कहा गया प्रत्यावर्ती धारा द्वारा dt समय में प्रदान की गई आवेशों की मात्रा दिया जाता है। लेकिन कहां से दिया जाएगा, तो यहीं से दिया जाएगा, क्योंकि आपको q बराबर क्या होगा, IT। अगर dt समय यानी कि छोटे से समय है, यानी कि आपका डीक्यू हो जाएगा। तो जब समय कम होगा तो आवेशों भी कम प्रवाहित होगा ना, क्योंकि जब तक आवेश प्रवाहित नहीं होगा तक करंट कहां से प्रवाहित होगा भाई, आवेश ही फॉलो करता है। आवेश में दो चार्ज होता है, कि निगेटिव और पॉजिटिव। आवेश जो इलेक्ट्रॉन होता है वही किसी धारा से, किसी तार से, किसी वायर से प्रवाहित होता है तो करंट बहता है, आई मीन करंट आता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे समय को देखो, हम इस चीज को थोड़ा सा, अगर हम dq, अगर हम समय अगर dt ले रहे हैं तो हमारा समय dt होगा। अगर समय को dt लेना है, क्योंकि यहाँ पे समय क्या अल्प समय की बात कर रहा है, तो dt समय प्रदान की गई तो आवेशों की मात्रा दिया जाएगा, तो dq बराबर क्या होगा, I dt। ठीक है, I dt इसलिए क्योंकि धारा तो उतना ही रहेगा भाई, धारा था क्या, धारा किस पे, आवेश और समय पे डिपेंड कर रहा है, तो धारा में कोई फर्क नहीं। तो आपको जैसे समय अगर कम होगा, अगर समय को कम कर रहे हैं आप, तो आपको बेसिकली आवेश भी कम हो जाएगा, क्योंकि समय जब बहुत अल्प होगा तो आवेश भी अल्प प्रवाहित होगा थोड़ा सा। इसलिए dt समय अंतराल में क्या हो जाता है सूत्र, dq इक्वल टू I dt। ठीक है, जो कि आपके सामने ये देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा द्वारा dt समय में प्रदान की गई आवेशों की मात्रा क्या हो जाएगा। तो यहां पे देखिए आवेशों की मात्रा कितना है मेरे दोस्त, एक फिगर के माध्यम, आवेशों की मात्रा क्या है, देखिए dq बराबर, इस कलर को नहीं, कलर मैं चेंज करता हूं, चलो देखो कितना है, dq बराबर I dt है, जो आपको जस्ट किसके माध्यम से बताया, इस फॉर्मूला के माध्यम से, विद्युत आवेश बराबर माध्यम से, धारा का एक सूत्र होता है उसके माध्यम से। ठीक है, यह आपको दिया जाएगा, दो फॉर्मूला याद रखना मात्र, ए और ए, कि प्रत्यावर्ती धारा का जो सूत्र होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। यह फॉर्मूला याद रखना है मेरे दोस्त। ठीक है, अब आपको प्रत्यावर्ती धारा द्वारा dt समांतराल में प्रदान की गई आवेशों की मात्रा क्या होगा, dq बराबर I, I जो आवेश है और dt हो जाएगा, जहां पे q आपका आवेश है, I आपका धारा है और dt आपका कम समय अंतराल है, बहुत छोटा सा समय अंतराल है। ये कहां से प्राप्त हुआ, तो यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो ये समीकरण है, अगर इस समीकरण को हम कुछ मान लेते हैं, सपोज डेट इस समीकरण को हम कुछ मान लेते हैं 1, या नहीं मानेंगे तब पर भी चलेगा। इस समीकरण में देखो आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, आई बराबर यहाँ पर अगर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो आप आराम से समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान डाल सकते हैं। तो बट आई बराबर, यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख दिया हूं कि बट आई बराबर कितना होता है, आई बराबर दे रखा है कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि आई के जगह, यानी कि जो यह आई है, इस आई की जगह हम क्या डाल सकते हैं, इस आई की जगह हम क्या डाल सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर जो हो जाएगा, डी क्यू बराबर क्या होगा, आई की जगह क्या डाल दिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसमें नो डाउट अगर यह समीकरण हमारा 3 बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने क्या किया, dq बराबर आई dt में क्या करिए, आई का वैल्यू डाल दिए, जो आई का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, आई का वैल्यू डालेंगे तो dq तरह पे करेगा, आई की जगह क्या हो जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू dt।
ठीक है ना, इसको हम समीकरण 3 मान लिए। यह मेरा जो हो गया, क्या हो गया, आवेशों की मात्रा प्रदान की जाएगी कितने, dt समय, थोड़ा समय अंतराल में। अब देखो मेरे दोस्त एक चीज और, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, समय के साथ दिशा उसका बदलता रहता है, परिमाण और दिशा बदलता रहता है। ये भी चीज आपको बता रखे, देखो यहां से इस प्रकार से है या ना। तो यहां से यहां तक अर्ध चक्र होता है, यहां से यहां तक आधा होता है, फिर यहां से यहां तक आधा, यानी कि यहां तक पहुंचेगा तो वह पूरा होगा, पूरा चक्र प्रदान करेगा, ठीक है ना। तो देखिए, अतः प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र में प्रदान की गई आवेशों की मात्रा उपयुक्त समीकरण का समाकलन T0 से क्या करेंगे, T0 से T बराबर T/2, T/2 जो मेरे दोस्त क्या है, समय का आधा है। क्योंकि जो औसत मान का जो सूत्र होता है और औसत मान को डिफिनीशन जो होता है, यही कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र के द्वारा प्रदान की गई आवेशों की मात्रा को औसत मान कहते हैं। मेरे दोस्त अगर आपको डिफिनीशन याद हो तो आपको मैं डिफिनीशन पढ़ाया था, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान किसे कहते हैं, तो वो कहता है प्रत्यावर्ती धारा द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र द्वारा, अर्ध मतलब आधा, अर्ध चक्र द्वारा मतलब अर्ध चक्र मतलब यहां से यहां तक, मात्र यहां से यहां तक, क्योंकि यहां से यहां तक जाएगा तो यह पूरा चक्र हो जाएगा, एक चक्र हो जाएगा, सिर्फ मात्र यहां से यहां तक, ठीक है ना, मात्र यहां से यहां तक की बात करते हैं। अर्ध चक्र द्वारा आवेशों की जो मात्रा प्रदान की जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं औसत मान। औसत मान के लिए आधा की बात की जाती है। तो अगर हम समय अगर 0 रखते हैं तो यहाँ समय 0 और यहां तक पहुंचने में हमको t समय लगेगा। देखो पहले समझना इस चीज को, पहले बहुत प्यार से समझना है कि यहाँ पे समय क्या होगा, जब शुरू होता है कोई चीज तो वहां पे समय 0 होता है, यानी कि यहाँ पे t बराबर क्या होगा 0, और यहां तक पहुंचते यानी कि लास्ट तक जहां एक चक्र पूरा करेगा, यानी कि समय पूरा करेगा, यानी कि यहाँ पे टी हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा, पूरा टी, यानी कि पूरा समय लगेगा, पूरा चक्र। लेकिन आधा समय बात कर रहा है मध्य, यानी कि समय जो भी था उस समय का आधा, यानी कि हम अगर टी बराबर क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा, क्योंकि यह अर्ध चक्र तक ही ज्ञात करना है ना, आधा तक ही ज्ञात करना है ना, इसलिए टी बराबर T/2। अब बताओ कि t के जगह t बराबर 0 से t बराबर T/2 के अगर जगह इसी समीकरण को अगर समाकलन कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे छोटी सी आवेश की बात कर रहे हैं, छोटी सी आवेश, क्योंकि dq लगा है और dt, समय भी dt है और आवेश भी dq, यानी कि छोटे से समय अंतराल में आवेशों की मात्रा प्रदान की जा रही है प्रत्यावर्ती धारा द्वारा। लेकिन आपको ये डिफिनेशन कहता है औसत मान के लिए कि प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र के द्वारा प्रदान की गई आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान कहते हैं, ठीक है। अतः प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र में प्रदान की गई आवेशों की मात्रा को उपयुक्त समीकरण को क्या कहा, उपयुक्त समीकरण को समाकलन, आई मीन इंटीग्रेशन, क्या कहा, समाकलन आई मीन इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन किसके किसके बीच में, तो याद रखना t बराबर 0 से, यानी कि लोअर, देखो इंटीग्रेशन में लिमिट लगता है, ठीक है ना। तो एक लिमिट जो होगा, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन किए, इस समीकरण को बाय द केस इंटीग्रेट कर दिए, इस समीकरण को इंटीग्रेट किए, तो इंटीग्रेट करेंगे यानी कि समाकलन करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कहां से कहां तक करना है, तो भाई यहां से यहां तक करना है, कहां से यहां तक। तो यहां से समय क्या था 0, यहां तक पहुंचने में क्या लगा, T/2 समय लगा, क्योंकि यहाँ पहले 0 था, क्योंकि शुरुआत 0 से होता है, और आधा क्योंकि अर्ध चक्र की बात हो रहा है, आधा चक्र, तो समय आधा हो जाएगा, यानी कि T/2। तो क्या करेंगे, 0 से यहाँ पे T/2 के बीच हम समाकलन कर देंगे उपयुक्त समीकरण को और ज्ञात हो जाएगा। अब यहां से समझने वाला काम खत्म, जो समीकरण है उसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करने में आपको पूरा मैथ्स की बात आता है, फिजिक्स यहां से खत्म, क्योंकि पूरा मैथ ही अब पढ़ना है। चलो अब कैसे देखो, तो अब क्या करेंगे, जो आपका समीकरण 3 है उस समीकरण को इंटीग्रेट करना है किसके किसके बीच में, एक t बराबर 0 के बीच, यानी कि 0 और T/2 के बीच, क्योंकि आधा आपको जस्ट समझा दिया, 0 और T/2 के बीच इसको इंटीग्रेट करना है। चलो अब क्या करेंगे, जो आपका समीकरण यह वाला है तो क्या होगा, dq, इंटीग्रेट कर दिए, यहाँ पे 0 और T/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको इंटीग्रेट कर दिए 0 से T/2, जो आपका सूत्र था यहाँ पे साइन नॉट क्या है, I0 साइन ओमेगा t dt, इसमें नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हमारे पास जो आता है उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें, जो आपके पास अभी क्वेश्चन आया है, क्या आया है, इंटीग्रेशन 0 से T/2, ठीक है ना, इसमें dq था, इस इक्वल टू में क्या था, इस चीज को समझ जाओगे बहुत मजा आएगा, I0 था
साइन ओमेगा टी था, ओमेगा टी था इंटू डी टी था। ठीक है, जहां पर आपका जो लिमिट था वो 0 से t अपॉन 2 था। ये शायद आपको अभी जस्ट ये फॉर्मूला आया है। इस फॉर्मूला को मानो एक प्रकार का मैथ है, इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन को कैसे बनाना है इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात यहाँ पे dq है, यानी कि मतलब छोटे से आवेश की बात कर रहे हैं, तो 0 से पाई बाई 2 की बात करेंगे, पूरा आवेश की बात, यानी कि इसका तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डायरेक्ट पूरा आवेश हो जाएगा। देखो, जब छोटी सी अल्पांश आवेश की बात कर रहे हैं, जब वह dq जो है छोटा सा आवेश है, बहुत कम आवेश, इसी का इंटीग्रेट करेंगे, चाहे कितना हो इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा ही आवेश प्राप्त होगा, इसलिए हम डायरेक्ट q लिख सकते हैं। और q क्यों लिख सकते हैं, देखो आपको बता दे कि इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन अगर dx है तो इसका फॉर्मूला x होता है, इंटीग्रेशन dt है तो इसका फॉर्मूला t होता है। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन dp है इसका फॉर्मूला p होता है, इंटीग्रेशन dy है तो इसका फॉर्मूला y होता है, और सब में c लगता है कांस्टेंट के रूप में, जो कि मैथ में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट भी है, इसलिए डायरेक्ट इसका dq बराबर इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे 1 है, इसके आगे आगे कुछ नहीं होता है, तो यानी कि 1 होता है। इसलिए डायरेक्ट जो चीज से इंटीग्रेट होते रहता है, डिफरेंशिएट होते रहता है, dq है, डायरेक्ट q लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत है। चलिए, इसमें इधर में राइट लेफ्ट हैंड साइड में कोई दिक्कत है, राइट हैंड साइड में क्या है, आई नोट आपका कांस्टेंट का रूप है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको बाहर कर देंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है ना, कितना है साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी लिख दिया इंटू डी टी लिख दिया। चलिए, एक चीज अब बात करते हैं कि आपको इंटीग्रेशन में जो लिमिट होता है, लिमिट पाई बाई 2 नहीं है मेरे दोस्त, टी बाई 2 है, टी बाई 2, इस पर ध्यान दीजिएगा। और इंटीग्रेशन में एक चीज और फॉर्मूला पढ़ना है, मैं आपको फॉर्मूला वो भी बता देता हूं। एक फॉर्मूला पढ़ना है, इंटीग्रेशन साइन ए या साइन एक्स या साइन टी, जो पढ़ना पढ़ लो, साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है पता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी ऐसे देखो, यह सी तब लगता है जब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, यह बेसिकली डिफिनिट है, डिफिनिट इसलिए क्योंकि इसमें लिमिट लगा हुआ है, लिमिट वाला इंटीग्रेशन, तो लिमिट में सी नहीं लगता है। सी क्यों लगता है, कांस्टेंट क्यों लगता है, ये बेसिकली मैथ्स में पढ़ाएंगे, माफ करना मेरे दोस्त, अभी मैं इस चीज को नहीं बताने का लायक हूँ। बताने का लायक तो हूं मैं, लेकिन आपको समझने लायक नहीं है, इसलिए क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं सी नहीं लिखूंगा। अब सी क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिमिट वाला है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दो। फॉर्मूला ये होता है साइन एक्स बराबर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स होता है। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे क्या था, एक्स था, यहाँ पे क्या था, एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स। अगर इसी फॉर्मूला को अगर हम चाहें, अगर आपको देखो फर्क कुछ नहीं, अगर साइन यहाँ पे कर दिया जाए, यहाँ पर टी कर दिया जाए इंटू डी टी कर दिया जाए, देखो रिस्पेक्ट सेम होना चाहिए, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज को जान गए किसका फॉर्मूला होता है, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट डाल देता है, ये तो फॉर्मूला हुआ, एक फॉर्मूला में ट्विस्ट क्या डाल देते हैं मैं आपको बता देता हूँ। चलो यहां तक तो ये समझ में आ गया, इसको क्या करना है, तो मैं आगे चलता हूँ, डायरेक्टली इस चीज में चलता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे पहले, अच्छा पहले हम आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, इस चीज को मैं कर देता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। एक और चीज आपको, जिससे कि इंटीग्रेशन में कोई इंटीग्रेशन आई बराबर दे दिया जाए, कितना है, साइन 2x, या t बराबर मानते हैं 2t इंटू डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन दे दिया, इसको कैसे बनाओगे, सिर्फ देखो साइन एक, साइन t का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस कॉस्ट टी, चलो माइनस कॉस्ट टी डाल दिए। लेकिन देखिए एक चीज यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे क्या है, 2t है, यहाँ पे क्या है, ओनली t है। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा घुस गया 2, टू जो कांस्टेंट है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, तो 2t है तो 2t लिख दीजिए यहाँ पे, 2t। ठीक है, लेकिन टी के साथ टी से किससे गुना हुआ है, 2 से गुना हुआ है, बस इसमें 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ गया। जैसे कि फिर एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, समझिएगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन आई बराबर, अगर यहाँ पे साइन, यहाँ पे ओमेगा एक्स कर दिया, साइन इंटू डी एक्स कर दिया, समझिए इस बात को, क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। अगर ओमेगा, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, अब देखो इंटीग्रेट कहाँ हुआ, यहाँ तो एक्स है बेसिकली मेरे दोस्त। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओमेगा एक्स है, तो कैसे बनेगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा एक्स, हाँ या ना, होगा कि नहीं। लेकिन ओमेगा क्या उस एक्स के साथ ही गुना हुआ, इसलिए ओमेगा से भाग लगेगा कि नहीं मेरे दोस्त, भाग लगेगा ना, क्योंकि जब यहाँ पे 2 था तो टी के फॉर्म में था, तो टी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, टू, देखो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक्स है, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में यहाँ टी, कोई फर्क नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस 2t अपॉन 2। अगर इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए, सपोज डेट क्वेश्चन आपका हो जाए साइन
साइन ओमेगा टी रहा क्वेश्चन इंटू डी टी रहा, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, यहाँ के टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ओमेगा एगो एक्स्ट्रा है, इसमें ओमेगा है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन एक्स का, साइन टी या साइन एक्स का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी डाल दिया, लेकिन आपको टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसमें गुना क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा से आपको भाग देना पड़ेगा। यस, ये जरूर ध्यान में रखना, यह आपका इंटीग्रेशन बन के तैयार है, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन आपको समझ में कम आ रहा होगा, इंटीग्रेशन क्या है, आई मीन इंटीग्रेशन जिसको समाकलन कहते हैं, समाकलन नहीं समझ में आएगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा तो मजा आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत होगा। तो आपको मैं इंटीग्रेशन का क्लास लिया हूं, आप जाकर जरूर देखिएगा। चलिए, आपको इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू तो इधर रहेगा, इधर आई नॉट तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन है साइन ओमेगा टी का इंटू डी टी का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेट करना है। लिमिट पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लिमिट बात की बात बाद में होता है। तो साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बन गया, लेकिन लिमिट भी दे रखा है इसमें, विदाउट लिमिट है तो बना दे रहे थे, लेकिन इसमें लिमिट भी दे रखा है, तो लिमिट के लिए बहुत ईजी है। जो आपने इंटीग्रेशन किया है उसमें आपको एक बिग ब्रैकेट देना होता है, लोअर लिमिट यानी कि नीचे वाला लिमिट नीचे लिख दीजिए, ऊपर वाला लिमिट ऊपर लिख दीजिए, यानी कि टी अपॉन, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे से होता है मैं अभी सभी बताऊंगा, सिर्फ एक बता रहा हूं। अब देखो मेरे दोस्त, क्यू तो क्यू रहेगा, आई नॉट तो आई नॉट रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस को बाहर फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस अच्छा भीतर नहीं लग रहा है, तो माइनस यहाँ पे हम फेंक दिए अंदर। अब देखिए समझिए, करना कुछ नहीं है, जहां जहां टी है, टी उसके पहले एक जीरो डाल दीजिए, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ठीक है। तो जहां टी है, टी की जगह क्या डालना है, अपर लिमिट, तो टी है यहाँ पे, टी की जगह क्या डालना है, अपर लिमिट, पहले टी अपॉन टू, पहले टी अपॉन टू डाल दीजिए, ठीक है ना। फिर आपको टी बराबर जीरो डालना है, समझना है फिर से, पहले टी की जगह टी अपॉन टू ऊपर वाला डाल दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए, फिर नीचे वाला डाल दीजिए, क्योंकि मैं माइनस बाहर कर दिया हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी है तो यहाँ हो जाएगा कॉस ओमेगा, टी की जगह क्या डालेंगे, टी अपॉन टू डालेंगे, क्योंकि लिमिट हटा रहे हैं, और उतना हो गया। फिर माइनस दिया जाता है बीच में, माइनस देना एक रूल होता है, क्योंकि इसका माइनस यहाँ पे आ चुका है बाहर, तो मैं इसको माइनस के मैं पहले ही बाहर कर देता हूँ, यहाँ से माइनस हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्या हो गया यहाँ पे, अपॉन ओमेगा भी है, अपॉन ओमेगा, तो कॉस ओमेगा टी, टी की जगह टी अपॉन टू के अपर लिमिट है, पहले अपर लिमिट डालते हैं, अपॉन टी, जो आपका फॉर्मेट है सेम रहेगा, फिर माइनस देना होता है, माइनस दीजिए, ठीक है। फिर आपको अब क्या करना है, टी की जगह जीरो डालना है, टी की जगह जीरो डालना है। चलिए, तो क्या होगा, कॉस ओमेगा इंटू जीरो अपॉन ओमेगा, क्योंकि टी की जगह जीरो, यह आपका सॉल्व हो गया। बस इसको थोड़ा सा आगे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते करते आप जहां तक मन करे वहां तक जाइए, क्योंकि पूरा मैथ्स की तरह है। तो अब आपको लेके चलता हूं, क्योंकि इसको समझाना मेन जरूरी था, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे, आपने यहां तक समझा था शायद, यहां तक आपको समझा था, इसका इंटीग्रेशन करना सिखाना था आपको, इंटीग्रेशन करना आपको यहाँ पर सिखा रहे थे, सिखा दिए। अब कैसे, देखिए, सबसे पहला आपको यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त, क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बराबर आई नोट क्या है, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ठीक है ना, जीरो टी अपॉन टू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है ना। इस पर जरूर ध्यान देना है, तो इतना आपको है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यू तो क्यू रहेगा, आई नोट रहेगा। देखो आप मेरे दोस्त ये चीज देखो, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होता है, ठीक है, अभी जस्ट बताया। फिर आपको लिमिट क्या है, जीरो से टी अपॉन टू, जस्ट ये आपको समझा भी चुका हूं अभी जस्ट। अब देखिए, अब क्या करना है, करने की कुछ जरूरत नहीं, अगर चाहो तो यहाँ पे समझना, इस माइनस को बाहर कर सकते हो, इस ओमेगा को भी बाहर कर सकते हो, जो कि मैंने इसमें नहीं किया है। ऐसा जरूरत नहीं कि आप ओमेगा करो तो करो, माइनस बाहर कर दिया, अगर चाहता तो मैं यहाँ से ओमेगा भी बाहर कर सकता था, इसके डबल नीचे लगा सकता था, यहाँ से ओमेगा हट जाता, हाँ या ना, यहाँ माइनस तो माइनस रहता ही, तो ओमेगा पहले बाहर आ जाता, ओमेगा यहाँ पे आ जाता, क्या दिक्कत है, ओमेगा बाहर करो ना करो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखो, तो मैंने इसमें क्या किया है, यहाँ पे ओमेगा को बाहर कर दिया, माइनस को भी, तो माइनस क्या होगा, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है ना चीज। मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग कर देता हूँ पार्टीशन, तो आपको और अच्छा से समझ में आए।
देखो इस पर पहले ध्यान देना, जो आपको घेरा हुआ उसी पर ध्यान देना है ध्यान से। क्यू आई नोट रहेगा, माइनस आ जाएगा तो माइनस आई नोट, ओमेगा था ओमेगा बाहर आ गया तो ओमेगा। चलो अब इसमें क्या बचा, सिर्फ कॉस ओमेगा टी बचा, और टी के जगह क्या डालना है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, टी अपॉन टू, तो कॉस ओमेगा टी अपॉन टू, फिर माइनस देना एक रूल कहता है, फिर आपको क्या कॉस ओमेगा टी बचा हुआ, एक बार लोअर लिमिट डालना है तो कॉस ओमेगा टी इंटू जीरो। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या होगा यहाँ पे, क्यू होगा, यहाँ पे माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा रहेगा। अब चीज समझिए, ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो 2 पाई अपॉन टी होता है। जो ओमेगा होता है इसको ओमेगा पढ़ते हैं मेरे दोस्त, ये ओमेगा होता है, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई अपॉन टी होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, टी होता है, इसको याद रखना आपके लिए जरूरी है। यह एक वैल्यू होता है ओमेगा बराबर, ओमेगा बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर, सो डब्ल्यू नहीं, वो ओमेगा है, इसके लिए डब्ल्यू इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन ये ओमेगा है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है। क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, इस पर ध्यान देना। ठीक है ना, तो क्या मैंने क्या किया यहाँ पे, इस ओमेगा की जगह मैंने इस ओमेगा की जगह क्या डाल दिया, यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी डाल दिया, और टी अपॉन टू तो ऑलरेडी है। और चीज देखो, कॉस 0 डिग्री, क्योंकि कॉस ओमेगा टी, ओमेगा में जीरो से गुना होगा तो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, हमको ये जानना है, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, कॉस जीरो का वैल्यू, कॉस जीरो बराबर कितना होता है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, शायद आपने 10th में पढ़ा होगा। तो कॉस जीरो की जगह 1 डाल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा में जीरो से गुना हुआ तो जीरो हो गया, कॉस जीरो का वैल्यू आपका क्या होता है, 1 होता है, आपने 10th में पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्यू रहेगा, यहाँ से आई नोट माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा, साइन तो साइन, और देखो एक चीज और, इस टी से यह टी कट जाएगा, इस टू से यह टू कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल पाई बचेगा। तो क्या बचेगा, कॉस पाई माइनस वन बचेगा। ठीक है, और ठीक कॉस पाई के मतलब हुआ कि कॉस 180 डिग्री की बात की जा रही है, और 180 डिग्री का वैल्यू उतना ही होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आपका होता है -1। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, यानी कि कॉस पाई के मतलब हुआ कॉस 180 डिग्री, क्योंकि आपका पाई का वैल्यू होता है डिग्री में 180 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस में दे रखा है। ये छोटी छोटी मैथ्स की जानकारी होना चाहिए, तभी ये डेरिवेशन बन पाएगा। ठीक है ना, तो कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है, ये कॉस जीरो का वैल्यू 1, कॉस 180 का वैल्यू -1, क्योंकि -1 किस लिए बताओ मेरे दोस्त, -1 क्यों हुआ, क्योंकि या तो 180 डिग्री, या तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट के बीच है, और सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, कॉस का वैल्यू जीरो होता है, कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है। अगर आपको 11th में देखो, हम इसलिए हम जाएंगे तो घुसेंगे तो पता चलेगा कि हम इस डेरिवेशन को पढ़ाने में पूरा हमको थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आपको ध्यान दो 11th में जो आपको पढ़ना है, 11th और 12th के जो चैप्टर 2 में को पढ़ना है मैथ्स के, याद रखना मैथ्स के 11th और 12th दोनों का ध्यान देना। 12th में चैप्टर 2 जो आपको पढ़ना है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उसमें एक टॉपिक पढ़ाया जाता है क्वाड्रेंट, जो आपको चतुर्थांश जिसको कहते हैं, इसमें एक चतुर्थांश पढ़ाया जाता है इस प्रकार से, जो यह ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइन और कॉस, साइन और कॉसेक, सॉरी साइन और कॉसेक, कॉसेक पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है टेन और कॉट, इसमें सेक और कॉसेक, और सिर्फ सेक और कॉस होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थोड़ी ना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री होता है, इसलिए उसमें प्लस होता है, लेकिन इसलिए 180 डिग्री यहाँ सामने, इसमें से माइनस होगा। इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे यार, उतना हम समझाएंगे तो पगला जाओगे आप, रहने दो, छोड़ो। तो क्या होगा, कॉस 180 डिग्री वैल्यू -1 होता है, -1, और ऑलरेडी -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और -2 जब -2 से अगर इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, क्यू बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि देखो यहाँ पे चीज समझो, यहीं पे मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह -I0 है, अपॉन क्या होगा, ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा है देखो, और यहाँ पे गुना में क्या हो जाएगा, -2 से इसमें गुना होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 2I0 अपॉन ओमेगा हो जाएगा, ये किसके बराबर, क्यू बराबर। तो क्यू बराबर मैंने क्या लिखा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2I0 अपॉन, देखो
यह ओमेगा के वैल्यू में चेंज कर दिया, मैं एक स्टेप में ओमेगा का वैल्यू क्या डाल दिया, 2 पाई अपॉन टी डाल दिया। तो यह अगर ओमेगा की जगह हम क्यू बराबर एक स्टेप और बढ़ा दे तो 2 I नॉट अपॉन क्या होगा, ओमेगा की जगह क्या डाल सकते हैं यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी डाल सकते हैं। हाँ यार, जो मैंने 2 पाई अपॉन टी डाल दिया। एक और चीज, इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, I नॉट। और जो नीचे जो टी था, देखो इस चीज को मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे। देखो आपको क्यू बराबर क्या है, मैं यहां से समझा देता हूँ। क्यू बराबर I नॉट ओमेगा -1 माइनस, ठीक है, -I नॉट अपॉन ओमेगा इसका टू -1 आया, 100 cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस। ठीक है, यहाँ से आप समझो इस चीज को। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, I नॉट अपॉन ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, इस -2 ये पर ध्यान देना है थोड़ा सा, ये -2 को अगर इसमें गुना करेंगे तो क्यू बराबर क्या प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहला, उसको 2I नॉट हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज यहाँ पे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2I नॉट अपॉन ओमेगा का जो वैल्यू होता है, मैं जस्ट बताया था, ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो 2 पाई अपॉन क्या होता है, टी होता है, 2 पाई अपॉन टी। तो हम चाहेंगे तो ओमेगा के साथ क्या डाल सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी डाल सकते हैं, लेकिन सबका बट्टा है, याद रखना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। देखो इस क्यू में क्या हो रहा है, 2 जो है, ठीक है ना, 2I नॉट में भाग लगना है, क्योंकि भाग लगाना है किसमें, आपको भाग लगाना है 2 पाई अपॉन टी से। ठीक है, ये बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं मैथ। तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 2I नॉट गुने T/2 पाई, और इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, क्यू बराबर, क्यू बराबर बचेगा I नॉट टी I नॉट टी अपॉन पाई, यही बचेगा जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया होगा। देखो तो क्या होगा, यह 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे क्यू पे I नॉट टी अपॉन पाई, यह समीकरण आपका 1 हो गया। ऐसे क्योंकि बीच में समीकरण कोई माने नहीं थे तो यह समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ तक इस समीकरण को क्यू बराबर आप ज्ञात कर लीजिए, जो पूरे चक्र में, यानी कि जो अर्ध चक्र है, अर्ध चक्र में आवेशों की मात्रा जो जितना प्रदान की जाएगी कितना हो जाएगा, क्यू बराबर I नॉट टी अपॉन पाई, इतना आवेश प्रदान की जाएगी कितने, अर्ध चक्र के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, यदि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान IQ भी हो तो इसके द्वारा T/2 समय में प्रदान की गई आवेशों की मात्रा दी जाएगी, तो क्या होगा, Q बराबर IQ T/2, यह समीकरण 2 हो जाएगा। और दोनों समीकरण को क्या करेंगे, इक्वल करके हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यदि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान अगर दिया जाए IQ भी, तो इसके द्वारा जो, मतलब अगर इसका मात्रा, आवेशों की मात्रा इतना है, आवेशों की मात्रा दिया जाए तो इसके द्वारा आई मतलब T/2 मतलब आधा समय अंतराल में, क्योंकि देखो मैं अब इसमें क्या होता है, मैं कितना बार इस चीज को समझा चुका हूँ, इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा अर्ध चक्र की बात होता है इसमें ना, अर्ध चक्र, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे जब आवेशों की मात्रा इसमें ऑलरेडी दिया जाए, अगर I बराबर Q/V, तो T/2 समय में आवेशों कितना आवेश की मात्रा प्रदान की जाएगी, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, आवेश के क्या होगा, I/Q/V/T/2 हो जाएगा। ये समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 को एक साथ हम करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 2 देखो मेरे दोस्त, समीकरण 1 2 क्या कहता है, समीकरण 1 में क्या है, क्यू बराबर I नॉट टी अपॉन पाई। समीकरण 2 में क्या है, क्यू बराबर है, दोनों तरफ क्या है, बायां साइड जो LHS है, LHS बराबर है, यानी कि LHS दोनों में बराबर है, यानी कि RHS भी बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या होगा, IQ भी T/2 इक्वल टू I नॉट टी अपॉन पाई। अब इसमें जो कटने वाला है काट दीजिए, और IQ बराबर निकाल दीजिए। देखो एक चीज सबसे पहले कटेगा, T से T कट जाएगा, ठीक है ना, इसमें T से T कट जाएगा, देखो T से T कटेगा, कुछ T कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा क्रॉस में, तो भी बराबर क्या होगा, भी बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2I नॉट/पाई, जो बेसिकली क्या होगा, औसत मान के लिए ही सूत्र होता है, क्या, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान के लिए अगर चाहो तो 2 पाई का जो वैल्यू होता है, 2/पाई का 2/पाई का जो वैल्यू होता है, अगर इसमें बात करें 2 अपॉन क्या होता है, 22/7, 22/7, यानी गुने 7/22 हो जाएगा।
22 कटेगा 11 मतलब यानी कि 7 को जब 11 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, इतना ही ना होगा आई नॉट। तो 7 में जब 11 से भाग दीजिएगा क्योंकि 2 अपॉन पाई का जो वैल्यू निकालिएगा तो आएगा 0.637 आई नॉट, क्योंकि आई नॉट तो रहबे करेगा। तो 2 अपॉन पाई को जब 2 में पाई से भाग दीजिएगा क्योंकि पाई का मान 22.7 होता है, 22/7 होता है। तो क्या होगा, जब भाग दीजिएगा 2 में 22.7 से, यानी कि जब काटिएगा मतलब काट छाट कीजिएगा तो आपको 0.637 आई नॉट आएगा। ये बेसिकली आपको औसत मान के लिए वैल्यू आ गया, ये सूत्र आ गया। और यही आपको 5 नंबर में पूछता है। और यह चाहो तो मात्र आप 2 से 3 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते इसको 3 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। और इसका पीडीएफ डायरेक्ट आप टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है कांटेक्ट करके आप ले सकते हो। ये एक टॉपिक नहीं, जिसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम में आने वाला होगा। फिर आपको अगर पूरा थ्योरी का चाहिए, पूरा थ्योरी मिलेगा। तो आपको नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए, केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पे भी क्लास चल रहा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।